नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का हमारा पहला वीडियो है ऑटोमेटा थियरी का। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग थियरी ऑफ कंप्यूटेशन भी कहते हैं, ऑटोमेटा थियरी भी कहते हैं। बट एक्चुअली ये जो ऑटोमेटा है ये क्या होता है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? आपने कभी देखा है कि आपका ईमेल आईडी होता है, फॉर एग्जाम्पल abc@gmail.com, ऐसा कुछ आपका ईमेल आईडी है, ठीक है। तो आपने कभी देखा है कि जब भी हम लोग को किसी फॉर्म में ईमेल आईडी एंटर करना होता है तो ईमेल आईडी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज नेम, उसके बाद कुछ @ करके सिंबल होता है, फिर जीमेल, फिर .com। अगर आपने इस पैटर्न में ईमेल आईडी लिखा है देन ओनली दैट वेबसाइट एक्सेप्ट्स दैट ईमेल आईडी, ठीक है। तो इसका मतलब उसने पैटर्न मैच किया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, मतलब जो भी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट थी और जो आपने इनपुट दिया वो मैच किया, और अगर वो परफेक्ट मैच है तो ही उस मशीन ने या फिर उस डिवाइस ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये जो पैटर्न मैचिंग का काम है ये कैसे होता है, ऐसा आपने कभी सोचा है? नो डाउट अगर आपने थोड़ा बहुत HTML किया होगा तो आपको पता होगा कि फॉर्म में हम लोग पहले से बोल के रखते हैं कि अगर यहाँ पे कैरेक्टर्स हो, नंबर्स हो, यहाँ पे @ हो, यहाँ पे .com हो तो ही हमें एक्सेप्ट करना है। वो तो ठीक है, हमने मशीन को कमांड तो दे दिया, बट वो मैच कैसे करता है, वो ये कैसे पता लगाता है कि ये उसी पैटर्न में है। तो ये जो पैटर्न मैचिंग का काम होता है ये हम लोग ऑटोमेटा में करते हैं, या ये जो आता है वो आता है ऑटोमेटा के अंदर। So basically what is mean by automata? It is a mathematical model of computation. What computation? कि जहाँ पे हम लोग पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई प्रॉब्लम या फिर कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है कि नहीं, कोई सॉल्यूशन एक्सेप्ट करना है कि नहीं, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वो हम लोग देखते हैं। वो सब आता है ऑटोमेटा थियरी में। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा। सो ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ये क्या होता है, इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये डिफाइनाइट है या ये नॉन डिफाइनाइट है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, अभी वो स्ट्रिंग मेरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ये देखने के लिए कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे हम एक मशीन बनाते हैं जहाँ पे वॉट एवर स्ट्रिंग यूजर इनपुट में देगा वो स्ट्रिंग एक पैटर्न के हिसाब से है कि नहीं, वो डिवाइस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है कि नहीं, वो देखने के लिए हमारे पास एक मशीन होता है कॉल्ड एज फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी ये तो बेसिक मशीन है, इसके बाद हम लोग इससे और कई एडवांस मशीन्स भी पढ़ेंगे और वो सारा हमें इससे ऑटोमेटा थियरी के सिलेबस में कवर करना है। अभी यहाँ पे हम लोग कंप्यूटेशन भी कर रहे हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। दोनों का मतलब सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकली कंप्यूटेशन कर रहे हैं, लॉजिकली स्ट्रिंग मैचिंग कर रहे हैं, लॉजिकली पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग सर्किट्स बनाने के लिए, डिजिटल सर्किट्स बनाने के लिए वगैरह भी यूज करते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस से भी यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको बाय द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट पता चल जाएगी और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब काम का ही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं जो कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, सब आपको आगे जाके काम आने वाला है, ठीक है। सो आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पैटर्न मैचिंग करते हैं और ऐसा हमें मशीन बनाना है जो कि रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे हम लोग डील करते हैं रेगुलर लैंग्वेज के साथ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो चालू होगा रेगुलर लैंग्वेज के साथ। अभी सबसे पहले बात तो व्हाट इज लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज तो ठीक है, बट लैंग्वेज क्या होती है? जैसे कि मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारी लैंग्वेजेस है। हर एक लैंग्वेज का कुछ रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कैसी फॉर्म होती है? एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से। अभी ये जो रूल्स है मतलब ये क्या है, रूल्स किसके हैं? ग्रामर के हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमारे पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर ऐसा कुछ लिया, ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़ लेते हैं, आई ईट, ठीक है, मतलब मैं खा रही हूँ, ठीक है। आई ईट सिंपल मेरे पास सेंटेंस है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मेरे पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। बट कभी मैं ऐसा लिखूंगी ईट आई? नहीं, क्योंकि मुझे पहले से बचपन से बताया गया है कि वॉट एवर मेरा सेंटेंस जो भी रहेगा इंग्लिश में, उसका फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ कुछ तो डिफाइन करके दिया है कि ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। हम लोग उसका चेंज नहीं कर सकते फॉर्मेट। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि एप्पल ईट आई? नहीं। आपने हमेशा ऐसा दिखा है कि आई ईट एन एप्पल, ठीक है, या आई एट एन एप्पल। मतलब पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, कुछ भी हो, हर एक का एक स्ट्रक्चर डिजाइन है और ये किस में आता है? ग्रामर में। और ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। अभी यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज। सो बेसिकली व्हाट इज लैंग्वेज? अभी आपको लैंग्वेज क्या है ये पता चल चुका होगा कि जहाँ पे एक सेट ऑफ ग्रामर होता है या फिर सेट ऑफ रूल होता है जिसको फॉलो करके हम लोग एक लैंग्वेज बनाते हैं। अगर हम इस लैंग्वेज को हमें डिफाइन करना होगा तो लैंग्वेज इज व्हाट? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब ये स्ट्रिंग्स क्या है?
सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर इनपुट मतलब ऑफ कोर्स हम जो भी इनपुट देंगे उसी के हिसाब से लैंग्वेज बनेगा। अगर मैंने बोला आई इनपुट देना है या फिर सब्जेक्ट एज आई लेना है तो जो भी सेंटेंस बनेगा वो आई इट ही बनेगा, वी इट तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ओवर जो भी हम लोग इनपुट देंगे, इनपुट सिंबल्स देंगे, उसके हिसाब से हमारी लैंग्वेज बनेगी। अभी यहाँ पे नए नए शब्द आए हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है और इनपुट सिंबल्स क्या होता है। ठीक है, सो पहले तो देखते हैं सिंबल्स क्या होता है। सो सिंबल्स इज अ बेसिक एंटिटी। ठीक है, सिंबल्स एक प्रकार की बेसिक एंटिटी है। इसका मीनिंग कुछ हो भी सकता है या कुछ नहीं भी हो सकता। मतलब फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका मीनिंग हम लोग नॉट डिफाइंड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, अकेला ए का कुछ मतलब है, वो अल्फाबेट है ठीक है, बट तुम अकेला ए कहाँ पे लिख के आओ, अकेला बी लिख के आओ, उसका कुछ मतलब है नहीं। इसका मतलब ये सारे क्या है, सिंबल्स, इनका कोई भी मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये नंबर्स है, बट अकेला वन विल नॉट डिफाइन एनीथिंग। जब तक तुम लोग ये नहीं बोलते कि 1 एप्पल 2 बनानास 3 वॉटेवर, ऐसा कुछ बताओगे नहीं तब तक उस अकेली चीज का कोई मतलब नहीं है। तो ABCD हो, 1 2 3 4 हो, जीरो हो, स्टार हो, एंड हो, हैश हो, ये सारे क्या है, सिंबल्स। So the basic entities which are not defined which are non-defined are called as symbols. तो यहाँ पे हम लोग इस लैंग्वेज को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो कुछ इनपुट सिंबल्स देंगे जो कि कुछ भी हो सकता है, ABCD 1 2 3 4 whatever, जो कि एक बेसिक एंटिटी है, नॉट डिफाइंड। अभी ये जो सिंबल्स है उनको मिला के हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। सो व्हाट इज स्ट्रिंग? सो स्ट्रिंग इज बेसिकली इज अ सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, मतलब क्या? अभी आप लोग इमेजिन करो कि ABCD क्या है, हमारे लेटर्स है, लेटर्स को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सारे लेटर्स है, इन सबको अगर मैं एक साथ लिखूं तो मेरा वर्ड बनेगा। सो सिमिलरली ये सारे सिंबल्स को अगर मैं कुछ मीनिंग दूं या इसको मिला के मुझे कुछ एक सेट ऑफ सिंबल्स को मिला के मुझे कुछ बनाना है, दैट विल बी स्ट्रिंग। इनको हम लोग वर्ड्स नहीं कह रहे बिकॉज हर एक स्ट्रिंग का मीनिंग हो ये जरूरी नहीं है, बट हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, इसलिए हम इसको वर्ड नहीं कहेंगे, हम इसको स्ट्रिंग्स ही कहेंगे। कि जहाँ पे हम लोग बेसिकली सेट ऑफ सिंबल्स यूज कर रहे हैं। अगर मुझे ABC साथ में यूज करना है, AAB अगर मैंने लिखा, AAABBB ऐसा कुछ पैटर्न में लिखा, 3 टाइम्स A 3 टाइम्स B, तो ये इसका कुछ मीनिंग है क्या इंग्लिश में? नहीं, बट इन्हें हम लोग स्ट्रिंग्स कहेंगे क्योंकि ये सेट ऑफ सिंबल्स है। तो आई होप आपको पता चल रहा है कि एक लैंग्वेज हम लोग कैसे बनाते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स से। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कैसी बनती है, इनपुट सिंबल से। डन। अभी लैंग्वेज को हम लोग सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग्स मैंने एक साथ लिखे और मेरी कुछ लैंग्वेज बन गई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में ऐसा है, AABB, AB, AAAABBBB। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जितने नंबर ऑफ एज है उतने ही मेरे नंबर ऑफ बीज है। 2 A थे, 2 B थे, एक A एक B, 4 A 4 B। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ पैटर्न है कि जितना नंबर ऑफ A है उतना ही नंबर ऑफ B है, और इसी तरह के सारे स्ट्रिंग्स का मैंने सेट बनाया, और इससे हम लोग क्या कहेंगे, लैंग्वेज। सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज L इज इक्वल टू AB डबल A डबल B, 4 टाइम्स A 4 टाइम्स B, 3 टाइम्स A 3 टाइम्स B। तो इन दिस वे मैंने क्या बनाई, लैंग्वेज बनाई। सो ये हमारी सारी बेसिक चीजें थी जो कि हमें जानने जरूरी थी बिफोर स्टार्टिंग विथ अपना थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन या फिर ऑटोमेटा थियोरी। अगेन नाउ इसके बाद हमारे पास हमें ये देखना है कि रेगुलर लैंग्वेज बनती कैसे है। ये तो आपको बेसिक आइडिया पता चल गया कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी, सब देखा। बट नाउ व्हाट इज रेगुलर लैंग्वेज, अगर आपको ये डिफाइन करना है तो रेगुलर लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय व्हाट, रेगुलर ग्रामर। अब ये रेगुलर ग्रामर क्या होता है? सिमिलरली जैसा हमारे इंग्लिश का ग्रामर होता है सेट ऑफ रूल्स, वैसे ही कुछ रेगुलर ग्रामर में सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सो रेगुलर लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय, ओके, रेगुलर लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब क्या? अभी अब हम सब देखेंगे, जैसे हम लोग लैंग्वेज के अंदर आगे बढ़ेंगे सब आपको पता चल जाएगा। अभी बस इतना याद रखना कि ये कुछ कुछ है, ठीक है। इट इज क्लोज्ड अंडर रेगुलर ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या? यूनियन, कंकैटिनेशन, ये सारी चीजें आपने शायद पढ़ी होगी कि जैसे हम लोग लिखते हैं A यूनियन B, इसका मतलब जो भी A के अंदर है और जो भी B के अंदर है सबका यूनियन। या फिर हम लोग लिखते हैं A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब दोनों में जो भी कॉमन है बस उतनी ही चीजें लिखनी है। ये सारी अपने सेट थ्योरी में पढ़ा रहेगा, ठीक है। इट इज क्लोज्ड अंडर रेगुलर ऑपरेशन, ठीक है। और अभी ये जो हमने इनिशियली जिक्र किया था फाइनाइट ऑटोमेटा का, तो ये जो रेगुलर लैंग्वेज होती है इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है।
तो कोई भी लैंग्वेज को हम रेगुलर लैंग्वेज तब कहेंगे जब वो फाइनल ऑटोमेटा से एक्सेप्टेड हो, जब वो क्लोज्ड अंडर रेगुलर ऑपरेशन हो, मतलब उसी के अंदर वही रेगुलर ऑपरेशंस आए जो हम मेंशन करेंगे, जो एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन हो, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और विच इज जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर हो। अगर ये सब है तो ही उस लैंग्वेज को हम लोग रेगुलर लैंग्वेज बोलेंगे। सो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक लैंग्वेज है 0*1 0*। अभी ये स्टार क्या होता है? सो स्टार को हम लोग बोलते हैं क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर का मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि इस लैंग्वेज में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो एप्सिलॉन हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं, कितने भी जीरो हो सकते हैं, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ जीरो हो सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने बोला एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। ओके, एप्सिलॉन मीन्स नथिंग। नथिंग मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे जीरो है ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, द स्ट्रिंग जहाँ पे कुछ भी नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन। बट एप्सिलॉन को हम लोग काउंट करते हैं क्या? यस। जब हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ पता करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ हम लोग ऐसे लिखते हैं मॉड के अंदर एस। जब भी हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ पता करेंगे तो एप्सिलॉन को हम लोग एज अ 1 कंसिडर करेंगे। स्ट्रिंग की लेंथ मतलब क्या? अगर मैंने ऐसा लिखा हो तो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? 3, मतलब नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं। स्ट्रिंग लेंथ डिफाइंस व्हाट? उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग लेंथ जब एप्सिलॉन आएगा तो स्ट्रिंग लेंथ मेरी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। सो व्हाट डिफाइंस क्लीन क्लोजर? कि वहां पे एप्सिलॉन है, मतलब कुछ भी नहीं है, अमाउंट ऑफ जीरो इज जीरो। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जीरो इज नथिंग। फिर ये डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ जीरो 1 है, नंबर ऑफ जीरो 2 है, ये स्क्वायर नहीं है। दिस डिफाइंस व्हाट? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस 3 है, नंबर ऑफ जीरोस 4 है, व्हाटएवर। ठीक है। तो यहाँ तक कि इंफिनिटी तक मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, यहाँ पे इंफिनिटी तक नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं। ऐसी मेरी कोई लैंग्वेज है। अभी ये जो लैंग्वेज है इसके लिए मुझे, मतलब ये एक्चुअली लैंग्वेज नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है हमारी। ठीक है, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसके लिए मुझे लैंग्वेज फाइंड आउट करना है। अभी मुझे बताओ कि इसके लिए इनपुट सिंबल्स क्या है, मतलब ये लैंग्वेज बनाने के लिए यूजर क्या इनपुट देगा? बस 1 और 0 ही इनपुट देगा। तो जो भी इनपुट सिंबल्स होते हैं उसको हम लोग ऐसा समेशन करके लिखते हैं। तो समेशन इज इक्वल टू क्या है? 1 और 0 या फिर 0 और 1 है। ठीक है। अभी इसकी लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज कैसे बनेगी? तो रेगुलर लैंग्वेज कैसे बनेगी? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 0 0 टाइम्स है। ठीक है, दोनों साइड भी 0 0 टाइम्स है, मतलब 0 एप्सिलॉन है। ठीक है। अगर 0 है ही नहीं तो क्या आएगा? बस 1 आएगा। अगर मेरे पास 1 टाइम्स 0 है, 1 टाइम्स 1 है, 1 टाइम्स 0 है, 2 टाइम्स 0, मतलब यहाँ पे जितना टाइम्स मैं लूंगी सेम टाइम्स यहाँ पे लेना है, क्योंकि स्टार का वैल्यू सेम ही रहेगा इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, जो भी लोगे फर्स्ट 0 के लिए और लास्ट 0 के लिए सेम रहेगा। फिर 3 टाइम्स 0 है। ठीक है, तो ये मेरी क्या बनी? रेगुलर लैंग्वेज। तो ये जो रेगुलर लैंग्वेज है किससे बनी? यहाँ से। रिक्वायरमेंट क्या थी मेरी? ये थी। तो ये जो रिक्वायरमेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। सो ये जो रेगुलर लैंग्वेज है, क्या मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकती हूँ? हर एक मेरी जो स्ट्रिंग है क्या ये रिक्वायरमेंट फॉलो कर रही है? यस। तो हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट गिवन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन। हमने क्या बोला था कि रेगुलर लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हर एक मेरा जो स्ट्रिंग है रेगुलर लैंग्वेज का उसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। ठीक है, हर एक जो है वो इसी को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब रेगुलर लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। दूसरी चीज हमारी क्या थी? यहाँ पे हमने कोई ऑपरेटर एज सच यूज नहीं किया है, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। तो एक तो आपको पता चल गया है कि इट इज एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, इट इज जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर। ठीक है। अभी इसको मुझे अगर डिफाइन करना होगा, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन को मैंने ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डिफाइन किया। अगर मुझे इसको लिखना होगा कि ये लैंग्वेज क्या रिप्रेजेंट करती है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ w/w। w मतलब स्ट्रिंग मैंने एज्यूम किया, आप यहाँ पे x लिखो, y लिखो, z लिखो, वॉटेवर। सो w/w कंटेंट्स। अभी इस पूरे स्ट्रिंग्स को स्टडी करो और मुझे ये बताओ कि सब में क्या कॉमन है। सब में 1 कॉमन है और सब में एक ही 1 कॉमन है। कितना भी स्ट्रिंग को बढ़ाओ आपको 1 तो 1 टाइम्स ही मिलेगा, 0 कितने भी बढ़ सकते हैं, 0 इन्फिनिट अमाउंट तक, क्योंकि यहाँ पे 1 के ऊपर स्टार नहीं है। अगर 1 के ऊपर स्टार होता, 0 के ऊपर स्टार है, 1 के ऊपर स्टार है, फिर से 0 के ऊपर स्टार है, तो हमारी पहली स्ट्रिंग एप्सिलॉन आती, मतलब इसका मतलब कुछ भी नहीं है उस स्ट्रिंग में। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 बट देयर इज नथिंग इन द स्ट्रिंग। ठीक है। सो कंटेन्स सिंगल 1। तो अभी हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग है जो कि एक्चुअली गिवन स्ट्रिंग थी 0*1 0*, उसमें क्या है? कंटेन्स अ सिंगल 1। ठीक है, कंटेन्स अ सिंगल 1। तो ये हमारा एक्चुअली हम लोग इस तरह से रेगुलर लैंग्वेज को लिखते हैं। ये हमारे एक्चुअल लैंग्वेज है जो कि एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन है। इनपुट हमने क्या दिया था? 0 और 1, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से।
ठीक है, आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुकी है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है कि क्या गिवन है 1, या फिर ऐसा करते हैं 1 स्टार 0 1 पॉजिटिव 1 स्टार। अभी ये क्या डिफाइन करता है? मैंने आपको स्टार के बारे में तो बताया कि स्टार क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ वंस 0 हो सकते हैं, मतलब कि एप्सिलॉन, नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 कितने भी वंस हो सकते हैं। अभी ये प्लस क्या करता है? सो प्लस को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव क्लोजर। एक क्लोजर हमने ऑलरेडी पढ़ा था, क्लीन क्लोजर। अब ये कौन सा है? पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर में क्या आएगा? एप्सिलॉन नहीं आएगा। मतलब कभी भी ये एप्सिलॉन नहीं हो सकता। मतलब क्या कि हमेशा ये वाली जो बीच की स्ट्रिंग है, ये इसकी शुरुआत हमेशा 0 1 से ही होगी, कभी भी ये एप्सिलॉन नहीं हो सकती। तो अगर हम लोग पूरी स्ट्रिंग में से या फिर सेट ऑफ स्ट्रिंग में से एप्सिलॉन को हटा देते, तो जो भी बाकी बचेगा दैट विल बी योर पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 स्टार के लिए अगर मुझे लैंग्वेज लिखनी होती, तो मेरी लैंग्वेज कैसी आती? एप्सिलॉन 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसी आती। और अगर मैंने इसी को 1 प्लस कर दिया, तो मेरा एप्सिलॉन नहीं आएगा, बाकी जो भी है सारी चीजें आएगी। ठीक है, तो एप्सिलॉन को हटा के जो भी लैंग्वेज बनती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्लोजर। और अगर मुझे एप्सिलॉन चाहिए या फिर मैं एप्सिलॉन लिखूंगी तो इट विल बिकम क्लीन क्लोजर, या फिर वहां पे स्टार आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके लिए हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं? ऑफकोर्स 0 और 1 दे रहे हैं। अभी इसकी लैंग्वेज कैसी बनेगी? रेगुलर लैंग्वेज देखो 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर ये 1 के लिए हम लोग स्टार के लिए 1 वैल्यू ले रहे हैं, तो इस स्टार के लिए भी 1 ही वैल्यू आएगी। तो इनिशियली हम लोग एज्यूम करते हैं कि दोनों भी 1 है ही नहीं, दोनों भी 1 एप्सिलॉन है। तो बस बीच वाला जो है वो आएगा, क्योंकि वो तो कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एज्यूम किया कि ये पहला वाला 1 भी 1 टाइम्स आ रहा है, लास्ट वाला 1 भी 1 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या एज्यूम किया कि ये 1 2 टाइम्स आ रहे हैं, लास्ट का 1 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो स्ट्रिंग है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग एज अ रेगुलर लैंग्वेज। अभी इसको अगर आपको वर्ड्स में लिखना होगा, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर आपको वर्ड्स में लिखना होगा, तो आप कैसे लिखोगे? W इन W कंटेंट्स, या फिर आप ऐसे लिखो W वेर एवरी जीरो, मतलब हर एक जीरो इज फॉलोड बाय एटलीस्ट 1 1, मतलब हर एक जीरो के बाद एक 1 तो आ ही रहा है। ठीक है, एवरी स्ट्रिंग या फिर एवरी जीरो इन स्ट्रिंग W इज फॉलोड बाय एटलीस्ट 1 1, मतलब एटलीस्ट 1 1। ओके, ये 1 डिजिट है और ये 1 हम लोग टाइम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डन। तो इसका मतलब क्या? हर एक जीरो के बाद 1 आ रहा है, हर एक जीरो के बाद एक 1 आ रहा है, हर एक जीरो के बाद एक 1 आ रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कंटेंट्स W कंटेंट्स 0 1 एज सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये भी चलेगा, बट ये थोड़ा इजी वे है, इससे अच्छा ये थोड़ा और स्पेसिफाइड वे है। तो इस तरह से आपको जो आपके रेगुलर लैंग्वेज है उसको स्पेसिफाई करना होता है। तो आई होप कि आपको बेसिक चीजें पता चल चुकी है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्चुअली फाइनल ऑटोमेटा स्टार्ट करेंगे, डिजाइन कैसा करना है, क्या होता है, उसके क्वेश्चंस में आंसर लिखते वक्त क्या क्या याद रखना है चीजें, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।